हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे हम 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। और इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखे था प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था। साथ ही हमने ये एक चल रहा है, इसमें एक उदाहरण के तौर पर पूरा चैप्टर समझाया गया है। उदाहरण क्या था कि एक कार्यालय ज्ञापन निकाला गया था और फिर पूछा गया कि ये जो ज्ञापन है ये किसने निकाला, कैसे निकाला, किसके सिग्नेचर थे। ऐसा उदाहरण देकर इन्होंने पूरी की पूरी हमें संसद की कार्रवाई समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में यही जाना कि कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। सेकंड पार्ट में हमने पूरा की पूरा संसद को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने चित्र भी दिखाए हैं आपको संसद के। ठीक है, और मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। अपनी तरफ से भी जो मैंने नोट्स बनाए थे इससे संबंधित, वो उनसे भी मैंने आपको पढ़ाया है। साथ ही मैंने ये लोकसभा का एक दिन भी पूरा समझाया था सेकंड पार्ट में। आज हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका किस तरह से काम करती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका किस तरह से काम करती है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपने इसके वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, तो आप उन दोनों को देख सकते हैं। कहाँ मिलेंगे वो आपको? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। ठीक है, 9th क्लास की थ्योरी वाली और दूसरी प्लेलिस्ट है 9th क्लास की एमसीक्यू वाली। ठीक है, तो आपको 9th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी का थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये सभी मैंने कराई है। अगर आपका कोई भी बहन भाई या आपका दोस्त या आपके कोई भी रिश्तेदार 6 से 10 तक की क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर 6 से 10 तक की सारी एनसीईआरटी बुक्स की थ्योरी और एमसीक्यू अवेलेबल है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल के लोगों पर क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुलकर आएगा। और जब पूरा चैनल खुल के आएगा तो वहां पर दिखाई देगा व्यू द चैनल, पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा। पूरा चैनल जब खुल जाएगा तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, कोर्स के बराबर में दे रखा है प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3। तो इसमें लिखा है 4.3 में राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका किस तरह से काम करती है वो हम इसमें देखेंगे। पार्ट थर्ड में हमने क्या देखा था? सॉरी, थर्ड तो यही है। पार्ट सेकंड में हमने क्या देखा था? हमने देखा था राज्य सॉरी देश की विधायिका के बारे में। ठीक है, राज्य की नहीं, देश की विधायिका के बारे में देखा था कि विधायिका किस तरह से काम कर सकती है। संसद या विधायिका एक ही बात है ना। संसद में ही तो नियम कानून बनाए जाते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से विधायिका। तो हमने विधायिका के बारे में कहाँ पढ़ा था? पार्ट 2 में। आज हम क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका के बारे में। विधायिका क्या काम कर रही थी? नियम कानून बना रही थी पूरे देश के लिए। ठीक है, बजट बना रही थी पूरे देश के लिए। फिर विभागों के लिए वो डिसाइड कर रही थी कि किस विभाग को हम कितना पैसे देंगे और किस हिसाब से भारत का विकास होगा। ये सारी चीज कहाँ हो रही थी? संसद में। अब देखो, सारे नियम कानून पास कर लिए उन्होंने संसद में। मैंने पिछले पार्ट में आपको संसद की कार्रवाई दिखाई थी। सारे कानून बन गए, सारी योजना बन गई, सब कुछ बन गया। अब उसको लागू करना है। लागू कौन करेगा? लागू करेगी हमारी कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या क्या लागू करेगी? कार्यपालिका लागू करेगी कि जिन विभागों को जितना पैसा जाना है, शिक्षा विभाग को जितना जाना है, ठीक है, रक्षा विभाग को जितना जाना है, स्वास्थ्य विभाग को जितना जाना है, रेल विभाग को जितना जाना है, सारे के सारे विभागों को पैसा पहुंचाएगी। ठीक है, सबसे पहले पैसे जो है वो सब विभागों को बांटे जाएंगे और फिर उन पैसों से वो विभाग उस समस्या से रिलेटेड समाधान ढूंढेंगे। जैसे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उसको सही करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में दवाई वगैरह नहीं मिल रही थी तो वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, रेल विभाग में कुछ दिक्कत थी तो वो सब ठीक करी जाएगी उस पैसे से। साथ ही 2 कानून भी बने थे, पिछले ही हमने पार्ट में पढ़ा था। 2-3 कानून नए बने थे तो उनको भी एक्टिवेट किया जाएगा जनता के लिए। ठीक है, उनको शुरू किया जाएगा। साथ ही क्या हुआ था, उन्होंने एक पुराने कानून में भी संशोधन किया था तो उसको भी जनता के लिए जारी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी? ये सारी चीजें कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। अब देखो कार्यपालिका में होता कौन है। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका के विषय में एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया था कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था?
एक विज्ञापन देखा था। उस विज्ञापन में क्या था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको 27% आरक्षण दिया जा रहा है, आज से ये बात लागू हो गई। तो हमने ये देखा कि उस पर, उस दस्तावेज पर, यानी कि उस विज्ञापन पर जिसके सिग्नेचर थे, वो जो विज्ञापन है वो उन्होंने नहीं बनाया था। ठीक है, वो बनाया किसने था? संसद ने बनाया था। ठीक है, बना के कानून पास करके उनको दे दिया था, और बाद में जिस विभाग को दिया था, बाद में उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने सिग्नेचर किए और वो लागू करवा दिया था। तो इसमें यही लिखा है कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसने यह फैसला नहीं किया था, यह तो केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था। ठीक है, लागू कौन कर रहा था? जिसके सिग्नेचर थे। बनाया कहाँ गया था? संसद में। ठीक है, जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम भी यह जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वह ये फैसला नहीं कर सकते थे। यानी कि पहले से पहले ये घोषणा कर दी गई जनता पार्टी की तरफ से कि अगर हम जीते तो ये वाला आरक्षण, हम 27% वाला आरक्षण हम लागू करवा देंगे। ठीक है, उससे पहले कमेटी बन चुकी थी, मंडल कमेटी, और मंडल कमेटी के अनुसार ये सारी तथ्य रखे गए कि इस तरह से 27% जो आरक्षण है वो ठीक होगा। तो फिर जब प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी के, तो उन्होंने क्या किया? वो 27% को उन्होंने संसद में डिस्कस किया, करवाया। ठीक है, और जितने भी सांसद थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया? उस पर सिग्नेचर किया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, 27% आरक्षण इन लोगों को मिलना चाहिए, और उस दिन से ही आरक्षण लागू हो गया। ठीक है, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये विभाग को दे दिया गया कि भाई जनता के लिए इसको जारी कर दो। ठीक है, आपको समझ में आ गया? और प्रधानमंत्री ऐसा फैसला कब ले पाए? जब उन जो सांसद थे, जो जनता ने जिता के भेजे थे, वो सब उनका साथ दे रहे थे। ठीक है, अगर वो कहते कि नहीं भी हम प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे तो नहीं होता। ठीक है, इस अर्थ में सिर्फ सांसद की मर्जी को ही लागू कर रहे थे। मतलब ये जो एक फॉर्म दिखाई दिया था, एक पेज आपको दिखाई दिया था, उसमें क्या था? संसद का फैसला था। ठीक है, लागू किसी और ने किया था। इस तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए बड़े फैसले या अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका किसको कहा जाता है? नियम बन गया, अब जो आगे उसको लागू कराएंगे उनको बोला जाएगा कार्यपालिका। अभी मैंने बताया ना कि संसद में काम हो गया, बिल पास हो गया, पैसा आ गया, अब पैसा जो आगे आगे बढ़ाएंगे उस विभाग से, मतलब संसद में वो बिल पास हुआ, पैसे की बात कही गई कि हाँ भाई इतने पैसे इस विभाग को देंगे। अब वो विभाग आम लोगों तक उन सुविधाओं को पहुंचाएगा। तो ये सुविधाओं को पहुंचाने वाले जो बीच में लोग हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कार्यपालिका। ठीक है ना? तो जैसे ये विज्ञापन था, ये विज्ञापन जिसने जारी किया वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था कार्यपालिका में। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में इनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यपालिका ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? ये पूछ रहे हैं कि कौन से जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं वो राजनीतिक हैं या गैर राजनीतिक हैं? देखो, राजनीतिक कौन से होंगे? जो जनता ने चुनकर भेजे हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, मंत्रिमंडल होगा। ये कौन हो गए? राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, अगर हम कहें गैर राजनीतिक कार्यपालिका कौन होगी? वो होंगे जो सरकारी सर्वेंट है प्रशासन में। ठीक है, डीएम, एसडीएम, ये सब। तो जिसने ये ज्ञापन जारी किया वो कौन था? गैर राजनीतिक। राजनीतिक और गैर राजनीतिक में मतलब समझ गए? राजनीतिक वो होंगे जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, और जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो होंगे गैर राजनीतिक। समझ में आ गई ना? राजनीतिक और गैर राजनीतिक कौन कौन से कार्यपालिका के लोग होते हैं? गैर राजनीतिक वो होते हैं जो सरकारी नौकरी वाले हैं, और राजनीतिक वो होते हैं जो जनता ने चुनकर भेजे हैं। ठीक है, जो जिनका चुनाव हुआ है। नेक्स्ट है इसमें, मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों है, क्यों होता है? देखो, नौकरशाह का मतलब होता है सरकारी जॉब वाले। ठीक है, यानी कि जो देश की सेवा करते हैं। ठीक है, तो नौकरशाह का मतलब आप समझ जाए ना, सरकारी नौकरी से है। से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होते हैं? नौकरशाह अनुमान अधिक शिक्षित होते हैं। ठीक है, अधिक शिक्षित होते हैं क्योंकि भाई कोई ना कोई पेपर पास करके आते हैं। आईएएस अधिकारी यूपीएससी का पेपर क्लियर करके आता है, एसडीएम यूपीएससी का पेपर क्लियर करके आता है। बड़े बड़े सचिवालयों में जो सचिव बैठे हुए हैं, मंत्रियों के जो सचिव होते हैं, वो उन्होंने भी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम पास करा होता है, पढ़े लिखे होते हैं। बीए तो कम से कम होते ही हैं, और भी ज्यादा वो पढ़े हुए होते हैं। तो इतनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी होती है, इसलिए जो नौकरशाह होते हैं वो शिक्षित होते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, और उसे विषय
और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। जैसे शिक्षा मंत्रालय है तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाया जाएगा जो पीएचडी वगैरह करा हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री का के सचिवालय में कोई जॉब कर रहा है तो स्वास्थ्य से संबंधित उसको जानकारी होगी, यानी कि पहले वो डॉक्टर रहा होगा। ठीक है, वही बनेगा। तो उसने उस विभाग से रिलेटेड पढ़ाई कर रखी होगी, पहले से उसको पूरी जानकारी होगी, वही उन विभागों में सरकारी नौकरी पर होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको 6 क्लास में पढ़ाया था, पंचायती राज पढ़ाया था, तो उसमें एक सचिव होता था ना, एक तो होता था गाँव का प्रधान और एक होता था सचिव। तो सचिव क्या करता था, वो होता था सरकारी आदमी। ठीक है, सरकारी आदमी मतलब जिसकी जो पेपर पास करके आया है, सरकारी नौकरी पे लगा है वो। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है कि जो मंत्री होते हैं, वो उनके जो सलाहकार वगैरह होते हैं, वो कौन होते हैं? वो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उन्होंने पेपर पास करा होता है, उनको बोलते हैं हम नौकरशाह। नौकरशाह मतलब सरकारी नौकरी वाले अधिकारी टाइप के लोग। ठीक है, इसमें लिखा है वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा होती है। वित्त मंत्री तो जनता ने चुनकर भेजा है, लेकिन इस विभाग में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इस विभाग में जो सचिव होंगे, इस विभाग में जो अधिकारी होंगे, वो अर्थशास्त्र के ज्ञाता होंगे, उनको अर्थशास्त्र की नॉलेज होगी। कम से कम वो इकोनॉमिक्स से बीए करे होंगे या एमए करे हुए होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कर रखी होगी, तब जाके उनका इन मंत्रालयों में नंबर आया है और यहाँ पर वो चुने गए हैं। ठीक है, कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीन मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर भी इस मामले में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों के पास क्यों? मतलब ये पूछ रहे हैं कि मंत्री क्यों डिसाइड करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, जबकि मंत्री कम पढ़े लिखे होते हैं और बाकी जो लोग यहाँ इन मंत्रालयों में काम करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनके पास ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन चलती उस अनपढ़ नेता की ही है जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है, यानी कि तुमने जो वोट डाली है, तुम्हारी इच्छा सबसे ज्यादा मानी जाएगी। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया है और इसी तरह उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इस वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। यानी कि उस विभाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, मंत्री को ये सलाह देते हैं सरकारी अधिकारी। ठीक है, जो उस उन चीजों के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो सलाह देते हैं। मंत्री बाध्य नहीं है उनकी बात माने या ना माने, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनकी बात मानता ही है, क्योंकि मंत्री को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग जैसे उसको सलाह देते हैं वैसे ही आगे चलता है। देखो, पहले भी हमारे देश में नेता थे, अब भी हमारे देश में नेता है, लेकिन पहले हमारी जो देश का विकास था वो ऐसे चल रहा था। अब जो हमारे देश का विकास है वो ऐसे चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या हमारी पढ़ने लिखने लगी है। अब जितने भी विभागों में लोग काम कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं, तो किसी न किसी परीक्षा को पास करे हुए हैं। ठीक है, तो जब तुम 2-3 साल एक ही चीज, एक ही विभाग के बारे में पढ़ाई करोगे, तो तुम्हें उस विभाग से रिलेटेड सारी नॉलेज आ जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे जनता के भलाई के लिए काम करना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए, जो नौकरी सरकारी नौकरियों पर बैठे हैं। ठीक है, देश तो वही चला रहे हैं ना। नेता बस उस पर क्या करता है, सिग्नेचर कर देता है कि हाँ ये चीज पास है और ये चीज फेल है, बस इतना काम करता है। तो सब ये सारा सिस्टम चला कौन रहा है? सारा सिस्टम चला रहे हैं पढ़े लिखे लोग। जो सलाहकार होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। मोस्टली वो लोग होते हैं जो यूपीएससी क्लियर किए होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं। ठीक है, वो होते हैं इन मंत्रालयों में जो सलाहकार होते हैं। तो मेन काम वही लोग करते हैं। तो नौकरशाह इनसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इनकी इसलिए चलती है क्योंकि जनता ने इन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। तो इनकी चलेगी केवल 5 साल, और वो पूरे जीवन अपना दिमाग लगाएंगे इन विभागों का विकास करने में। ठीक है, मतलब इस विभाग से रिलेटेड विकास करने में। आज जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लोग हैं, जिनको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी जानकारी है और जो ऊंचे पदों पर हैं, हमारे देश का कार्यभार वही लोग संभाल रखा है, उन्हीं लोगों ने। और वो लोग सलाह देते हैं, तो सरकार में जो मंत्री हैं उनको ये बात मानते हैं। कई बार मंत्री अच्छे नहीं होते, अनपढ़ हैं बिल्कुल, या फिर घोटाला उनके दिमाग में घुसा हुआ है, या फिर उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हम अपना फायदा कर लें, जनता जाए भाड़ में, तभी देश नीचे की तरफ आने लगता है। लेकिन अगर उन पढ़े लिखे लोगों से मुशवरा किया जाए और उनकी बात मानी जाए, उनकी सलाह मानी जाए, तो देश की तरक्की होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में इतने जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी वजह से देश तरक्की कर रहा है। इसलिए हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, तभी तो वो देश के काम आएगा। अनपढ़ बच्चा क्या काम आएगा देश के? ठीक है, अगर आप अनपढ़ भी हैं, मतलब आप कम पढ़े लिखे, आपको पढ़ने में रुचि ना रहे भविष्य में, मान लो आप 9th क्लास के, आपको भविष्य में पढ़ने लिखने में रुचि ना रहे, तो आप कोई स्किल सीख लेना काम करने की, ताकि आप देश के काम आओ। ठीक है, चाहे
साइकिल में पंचर लगाना सीख लेना, ठीक है, चाहे रिपेयर का काम सीख लेना, चाहे मकान बनाने का काम सीख लेना, कोई भी एक काम सीख लेना। तुम कुछ भी एक काम करोगे, उससे ही क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि सब काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो हर हर व्यक्ति की उतनी ही अहमियत है देश में, जितनी अहमियत इंजीनियर की है उतनी ही मजदूर की है, क्योंकि काम दोनों बराबर कर रहे हैं, है ना। काम तो कर ही रहे हैं ना देश को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले में विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब ऐसा हम नहीं सोच सकते कि अगर किसी को कोई मंत्रालय दिया गया है तो उससे संबंधित उसको पूरी जानकारी रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के 90% जो नेता हैं वो अनपढ़ हैं, तो उनसे तो बिल्कुल कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, और विशेषज्ञ कौन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्य के मुताबिक उन पर निर्णय लेता है, ठीक है। यानी कोई भी समस्या आई, जैसे गरीबी निपटाने वाली बात आई, तो 3-4 ऑप्शन ये पढ़े लिखे लोग रखते हैं कि सर इन में से कोई एक काम करेंगे तो जनता में से गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है। कोई कहेगा राशन बांट देते हैं, भुखमरी दूर हो जाएगी। कोई कहेगा कि भाई फ्री में मत बांटो, इनसे काम करवाओ, इनको काम दो, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री खोल दो, इनको काम दो, काम करेंगे तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, ठीक है। कोई दूसरा कोई और सलाह देगा। अब मंत्री को जो सलाह ठीक लगेगी, जो उसको मंत्री फाइनल कर देगा कि हाँ भाई ठीक है, राशन बेकार है, राशन मत बांटो, इनको तो फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी, इनको काम बांटो। और सबसे सही तरीका होता है जनता को कोई चीज फ्री में ना दी जाए, जनता को काम दिया जाए। काम में लगे रहेंगे तो इधर उधर का नहीं करेंगे, देश का भी विकास होगा। और फ्री का खाने की आदत पड़ गई तो फिर वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। जनता को काम मिले, फ्री का बांटने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अगर आप आपके पापा भी वर्किंग है, आपकी मम्मी भी वर्किंग है, आपके भाई को भी जॉब मिल जाए, आपको भी जॉब मिल जाए, आपको क्या जरूरत है किसी से फ्री कुछ लेने की, जरूरत ही नहीं है। आप तो उल्टा 4 लोगों को खिला दोगे। काम नहीं मिलता है इसलिए तो लोग परेशान है, काम की कमी है हमारे देश में। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है, जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं, वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं, ठीक है। विशेषज्ञ रास्ता बताते हैं। विशेषज्ञ कौन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सरकारी नौकरी वाले अधिकारी हैं, जो मंत्री के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री यानी कि जिनको तुमने चुनकर भेजा है, जनता ने चुनकर भेजा है, इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति पर भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। तो आप जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किस में आएगा, कार्यपालिका में, ध्यान रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किस में आएगा, कार्यपालिका में। अब देखो कार्यपालिका क्या कह रही है। कार्यपालिका यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, जो सांसद आपने चुनकर भेजे हैं, वही लोग किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, ठीक है। वो किसके कहने पर नियुक्त करता है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठन के नेताओं को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। सीधी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो यहाँ पर बैठे हुए हैं 245 लोग, सॉरी 545 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लोकसभा में 545 बैठते हैं ना, यहाँ पर बैठे हुए हैं 545 लोग, ठीक है। आज चुना जाना है प्रधानमंत्री। 545 लोग में से ये 545 जो लोग हैं वो 3-4 लोगों का नाम देंगे कि भाई हम इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। पहले से नाम देंगे, अब वो बताएंगे कि हम इसको दे रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं। तो जिसकी वोट ज्यादा रहेंगी, जिस व्यक्ति की, वही क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री। चुनेंगे कौन, ये 545 ही चुनेंगे। तो मोस्टली संभावना किसकी होती है प्रधानमंत्री बनने की, क्योंकि चुनाव जो होते हैं हमारे देश में वो पार्टियां कराती हैं, ठीक है। तो जिस पार्टी के जितने सदस्य चुनकर आए हैं, जिसके जितने ज्यादा चुन के आए, जैसे अब चुनाव हुए बीजेपी पार्टी के ज्यादा सदस्य चुनकर आए, ठीक है। तो उन्होंने पहले से फाइनल कर रखा था कि अगर हमारी पार्टी जीती तो हम अपने पार्टी के कौन से नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जैसे ही चुनाव हुआ, जीत के आए सारे सांसद, पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम सब अगर जीत गए तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को। तो वो जीत गए और प्रधानमंत्री किसको बना दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी को। तो उन्होंने राष्ट्रपति जी को बोला कि हाँ भाई हमें नरेंद्र मोदी जी पसंद है, इनको फाइनल कर दो और इनकी नियुक्ति कर दो, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि जिस पार्टी का बहुमत मतलब जिनकी संख्या ज्यादा हो, ठीक है। बहु माने बहुत सारा,
मत माने वोट या बहुत सारे लोगों की राय कि हाँ भाई एक ये वाला आदमी सही है। ठीक है, अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना हो। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि वह पार्टी या गठबंधन का नेता हो। ठीक है, यानी कि जैसे बीजेपी के ज्यादा जीत के आए हैं सदस्य, ठीक है, जब तक वो कहेंगे, जब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, जिस दिन भी वो उन सभी सांसदों से अलग बोलने लगेगा, जैसे नरेंद्र मोदी है, अब अपनी चलाने लगे, अपनी पार्टी के सांसदों से कोई डिस्कस ना करें, कोई बात ना करें, कोई मिले ना, कुछ ना करें, अब वो नाराज हो जाएंगे सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री को वोट दिया, जिन्होंने बोला है कि हाँ भाई ये हम प्रधानमंत्री से राजी हैं, नरेंद्र मोदी जी से, बाकी वो सारे नाराज हो गए, वो कह देंगे कि हम अपना समर्थन हटा लेंगे। तो शिकायत किससे करेंगे? राष्ट्रपति से। कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारी बात सुनता नहीं है, हम तो दूसरा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो राष्ट्रपति बोलेंगे ठीक है, कल हम सदन में आएंगे और तुम बता देना हमें। तो फिर वो लिखित में दे देंगे कि हम लोग इस प्रधानमंत्री से खुश नहीं है, तो अप्रस्ताव आ जाएगा, यानी कि बहुमत हट गया प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो हट जाएगी। राष्ट्रपति जी कहेंगे भाई लोग तुम्हें चाह नहीं रहे तो तुम हटो। ठीक है, ये एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, इतनी आसान नहीं होती जितना आसान मैं बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे दिन लगते हैं और पहले ये देखा जाता है कि जितने लोगों ने लिखित में दिया है, जो चीजें लिखित में दी गई हैं वो सही है या नहीं है, पूरी जांच होती है। और अगर पाया जाता है कि हाँ उतने लोग प्रधानमंत्री से राजी नहीं है तो प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाता है और फिर वो सांसद जिसको बोलते हैं उसको बैठा देते हैं। और ऐसा भारत की राजनीति में हुआ है। ठीक है, कई बार भारत की राजनीति में हुआ है और देशों की राजनीति में भी हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री को उन सब लोगों की बात माननी पड़ती है, अपनी पार्टी के सभी लोगों की। ठीक है, जो भी जीत के आए हैं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को बनाया है, तो बना के रखते हैं भाई आपस में, कि आपस में मिला के बना के रखेंगे तो मिल बांट के खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, और ज्यादा आनाकानी करी तो ये लोग हमें हटा देंगे। तो प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी तत्कालीन प्रभाव से उनको हटा देते हैं पद से। किनको हटा देते हैं? प्रधानमंत्री को। कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ थे हम। नेक्स्ट है इसमें, यानी कि आप समझ गए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक चलेगा? जब तक उन सभी सदस्यों का प्रधानमंत्री को समर्थन रहेगा। जिस दिन समर्थन हट गया प्रधानमंत्री जी हट जाएंगे। प्रधानमंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। यानी कि जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है बाहर से किसी को उठा लाए, नहीं, वो भी सांसद होगा, उसको भी जनता ने चुनकर भेजा होगा। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा और वो कहीं ना कहीं के सांसद होंगे, तभी वो क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा नहीं है बाहर से किसी को उठा के ले आए और उसको प्रधानमंत्री बना दें। प्रधानमंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र हो, अच्छा ये तो हो गया, जो सांसद का सदस्य हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर सांसद होना। देखो, या तो उसने पहले चुनाव जीत रखा हो, या फिर क्या होता है कई बार वो चुनाव हार गया, ठीक है, या फिर उसने चुनाव लड़ा ही नहीं कुछ कारण से, और प्रधानमंत्री बनाना है उन सभी सदस्यों को, उसी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति जी उसे प्रधानमंत्री बना देंगे उनके कहने से। लेकिन हमारे संविधान के रूल के हिसाब से 6 महीने के भीतर भीतर उन उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं का सांसद बनना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भारत के इतिहास में एक बार हुआ है ना, कि जिसको पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है, वही हार गया। अब वो हार गया तो किसको प्रधानमंत्री बनाए? तो तय तो पहले से उसकी थी, तो उसको प्रधानमंत्री बना दिया। बाद में वो 6 महीने के बाद उसने चुनाव लड़ा और बाद में वो बन गए प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसा होता है। तो एक ही बार हुआ है ऐसी गड़बड़। और देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही हो, राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोकसभा वाल में जो होता है ना वही बनता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नहीं ऐसा भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ज्यादातर बार ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इसमें है कि मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री अपने सहायक के रूप में जिन लोगों को चुनता है उनको बोलते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्योंकि हर विभाग को प्रधानमंत्री नहीं देख सकता, तो वो क्या करता है, अपने अपने काम बांट देता है। कैसे काम बांटता है कि भाई वित्त से संबंधित तुम काम देखोगे, मतलब खर्चे से संबंधित तुम काम देखोगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ को पैसा जाएगा, यानी कहाँ कहाँ से टैक्स आएगा, कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है, तो वित्त मंत्री काम देखेगा। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री देखेगा दवाई गोली से रिलेटेड, चिकित्सा से संबंधित। शिक्षा मंत्री देखेगा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस होना चाहिए और कितनी फीस होनी चाहिए, सारी चीज कौन देखेगा? शिक्षा मंत्री। ठीक है, रेल मंत्री रेल को देखेगा, परिवहन मंत्री सड़क ठीक से बन रही है या नहीं उनको देखेगा, खाद्यान्न मंत्री खाद्य से संबंधित चीजों को देखेगा। ठीक है, वाणिज्य मंत्री वाणिज्य से संबंधित, व्यापार मंत्री व्यापार। ठीक है, और कोई व्यापार ज्यादा होता है, जैसे हमारे यहाँ कपड़ा व्यापार मेन भूमिका निभाता है हमारे देश के व्यापार में, तो कपड़ा मंत्री अलग से बना दिया जाता है कि भाई कपड़े पर फोकस रखना है।
कृषि मंत्री होता है कि ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादित करें और किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो वो मंत्री उसके लिए काम करता है। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? ये एक तरह से मंत्री होते हैं। किसने बनाए होते हैं? प्रधानमंत्री ने। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री एक पहुंचा हुआ व्यक्ति होता होगा, हाँ, जिसको जनता पूर्ण रूप से स्वीकार करती है, या पहले से ही वो बहुत पुराने से राजनीति में है, उसकी पकड़ अच्छी है, लोगों से उसके संबंध अच्छे हैं, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, और वही व्यक्ति अपने हिसाब से फिर मंत्री परिषद को चुनता है। ठीक है, मंत्री परिषद उसने कहा का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें अनुमम भिन्न स्तरों पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। ठीक है, लगभग हमारे देश में इतने ही होते हैं, 60 से 80। और ये भी मतलब ये निर्धारित होता है, यानी कि जितने लोग जीत के आए, 545 लोग जो जीत के आते हैं, उनका शायद 15 या 20% होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 15% या 20% होता है, उतने ही मंत्री बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो अब आप कहोगे ज्यादा बनाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये लोग जो मंत्री बन रहे हैं, इनको अलग से सुविधाएं देनी पड़ती हैं। ठीक है, इनके लिए गाड़ी, नौका चाकर, बंगला, ये सारी चीजें अलग से सरकार मुहैया कराती है, क्योंकि काम ज्यादा कर रहे हैं तो सुविधा भी देनी पड़ती है। तो बहुत सारे मंत्री नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स है कि 60 से 80 मंत्री यहाँ पर होंगे। अब देखो मंत्री भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? देखो ये सब क्या है? देखो ये है सब मंत्री परिषद के भाग। ठीक है, मंत्री परिषद के अंदर क्या आएगा? पहले पे आएगा कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री अनुमंत सत्ताधारी पार्टी, यानी कि जिस पार्टी ने सरकार बनाई है, जैसे बीजेपी ने बनाई है ना, तो बीजेपी पार्टी या गठबंधन की पार्टी, कई बार क्या होता है कि एक पार्टी मिलकर इतने सांसद नहीं जीत के लाती है सरकार बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, 2-3 पार्टी मिलकर अनुबंध कर लेते हैं। जैसे बिहार में क्या हुआ है, बीजेपी ने और नीतीश की पार्टी ने, दोनों ने गठबंधन कर लिया है कि हम दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री के लिए भी होता है। ठीक है, कि अगर एक पार्टी के इतने सांसद नहीं आते हैं तो 2 पार्टी मिल जाती है या 3 पार्टी मिल जाती है, उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रियों का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। और ये 25 मंत्री कौन होते हैं? जो बार बार मैं उदाहरण दे रही हूँ ना आपको, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जो जो मेन है वो है लगभग 25। और ये 25 मंत्री किसमें आते हैं? मंत्री परिषद में। तो जो मुख्य या जो मेन चीजों पर फैसले लेते हैं वो कौन लेते हैं? ये 25 मंत्री लेते हैं। ये 25 मंत्री प्लस प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैबिनेट में। समझ में आ गया? कैबिनेट में वो 25 मंत्री कौन से होंगे? जो मेन है। ठीक है, जिनसे जो देश है वो सीधा कनेक्ट है, जैसे शिक्षा से कनेक्ट है, स्वास्थ्य से कनेक्ट है, रक्षा से कनेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। वो कौन है? वो 25 मंत्री हैं। ठीक है, इनको कौन चुनेगा? प्रधानमंत्री चुनेगा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें मंत्रिपरिषद में पहले नंबर के होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर के होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अब ये वाले मंत्री कौन होते हैं? अनुमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में आते हैं। यानी कि ये 25 तो होते हैं मैन, बाकी के जो होते हैं उनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ठीक है, अब तीसरे नंबर के जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं हम राज्य मंत्री। ठीक है, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। देखो ये जो 25 हैं, ये जो 25 है, इनके पास काम बहुत है, पूरा देश को संभालना है। ठीक है, ये जो प्रभारी मंत्री है ये 25 के बाद है, क्योंकि 60-70 रखने हैं ना, 60 से 80 तक रखने हैं, तो 25 के बाद जितने भी मंत्री हैं वो आ जाएंगे सेकंड वाले में। ठीक है, ये जो थर्ड वाले हैं, ये क्या, ये कहाँ से आए? ये जो 25 मंत्री है ना, ये अपने काम के लिए एक आध मंत्री और रख लेते हैं, एक आध आदमी रख लेते हैं काम के लिए। ठीक है, अब ये जो काम होते हैं ये होते हैं बहुत सीक्रेट, जैसे रक्षा से रिलेटेड चल रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है, तो एक जना काम नहीं संभाल पा रहा है, तो उसने एक और मंत्री रख रखा है, उनको बोलते हैं राज्य मंत्री। और ये जो सूचनाएं होती हैं ये कुछ ही लोगों के बीच में होती हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे देश से रिलेटेड आंकड़े हैं, तो कुछ ही लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं? अपने राज्य मंत्री रखते हैं। ठीक है, प्राइवेट असिस्टेंट नहीं रखते हैं, वो लोग सरकारी ही रखते हैं, मतलब उन्हीं लोगों में से बना लेते हैं। ये जो 545 चुनकर आए थे ना राज्यसभा में, ठीक है, 545 जो चुनकर आए थे, इसमें से ही कुछ लोगों को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। ठीक है, जो जनता ने चुनकर भेजे हैं उनको बोलते हैं राज्य मंत्री। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि इन 25 लोगों के असिस्टेंट कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से भी किसी के हो सकते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य, जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में कौन होंगे? ये 25 मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होंगे, बस, और नहीं होएगा कोई भी। कभी भी कुछ भी विशेष चीज होगी, विशेष फैसले लेने होंगे, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था,
तो तुरंत फैसला लेने हैं तो कैबिनेट की बैठक बैठ गई, ठीक है। तो कैबिनेट की बैठक में कौन होंगे, केवल ये 25 मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अगर जरूरत लगेगी इनको कि भाई हमने ये काम इसको दिया था, राज्य मंत्री को दिया था, ठीक है, अपने असिस्टेंट को दिया था, तो अगर इनका मन हुआ 25 में से किसी एक का, तो ये अपने व्यक्ति को बुला सकता है कैबिनेट में, ठीक है। अगर नहीं, उसको जरूरत नहीं लग रही तो वो ना बुलाए, क्योंकि जो सीक्रेट बात होती है उसमें फिर ये रहता है कि कुछ ही लोगों के बीच में रहे, सबको बताने की बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बात अगर लीक हो जाएगी, कहीं दुश्मन के हाथ पहुंच जाएगी, किसी गलत इंसान के हाथ वो बातें लग जाएंगी, तो वो हमारे देश का नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो ये बातें कैसी होती है, गोपनीय होती हैं, जब तक कोई भी चीजें ऐसी ना हो कि जनता को बताने लायक हो, ठीक है, क्योंकि जनता, हर जनता अच्छी नहीं है ना, कुछ तो देश के नेगेटिव चलती हैं, कुछ देश के पॉजिटिव चलती हैं, तो जनता भी हर तरह की है, अगर नेता बुरे और अच्छे होते हैं तो जनता भी बुरी और अच्छी होती है ना, क्योंकि जनता में से ही अपराधी होते हैं, जनता में से ही रेपिस्ट होते हैं, जनता में से ही हत्यारे होते हैं, तो सारी चीजें सोच समझ के निकाली जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया, मंत्रिपरिषद में कौन होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ये 25 मंत्री ये होते हैं, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले ये होते हैं, यानी कि कुछ और मंत्री, ठीक है, क्योंकि कितने थे, देखो ऊपर कितने दे रखे थे, उन्होंने बोला था 60 से 80 मंत्री होते हैं, तो इसमें तो केवल 25 हैं, बाकी के कहाँ चले गए, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बन गए, ठीक है, अलग अलग विभागों के, छोटे छोटे विभागों के। और अगर कैबिनेट मंत्रियों को जरूरत लगती है तो वो कुछ असिस्टेंट अपने रखते लेते हैं राज्य मंत्री के रूप में, ठीक है। राज्य मंत्री में लिखा है, राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट की बैठक में ही किए जाते हैं। इस वजह से अधिकांश देशों में संसद लोकसभा को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करते हैं वो 25 लोग, ठीक है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट की फैसले की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, यानी कि वो 25 की 25 व्यक्ति जो भी फैसला लेंगे उसकी जिम्मेदारी, कोई उनमें से कोई एक भी फैसला लेगा ना और सिग्नेचर हो गया कि हाँ भाई ये पास हो गया, कैबिनेट ने पास कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी वो 25 जिम्मेदार जो होंगे वो 25 लोग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग को का हो या, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों में से कोई ये नहीं कह सकता कि ये फैसला गलत लिया है, नहीं तो जनता कहेगी तुम क्या कर रहे थे कैबिनेट मंत्री बनकर, तुम्हारे होते हुए ऐसे कैसे हो गया, तुम मना कर देते उस समय। तो उन सभी 25 को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो भी फैसला वहां पर लिया जाएगा। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, सचिव का मतलब समझ गए ना, सरकारी अधिकारी होता है, नौकरशाह मतलब सरकारी अधिकारी। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं, टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है, यानी कि एक सरकारी कार्यालय होता है सचिवालय, है ना। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं, यानी कि कई अफसर रैंक के लोग होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे इन्होंने दे रखा है प्रधानमंत्री के अधिकार, प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार होते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकार या एक दूसरे से उनके संबंध में बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट के बैठक का की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, और वह विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वित करते हैं। देखो यहाँ एक चित्र रखा गया है और यहाँ पर एक नेता के रूप में, देखो ये थोड़ा धुंधला सा आ रहा है ना, आपकी बुक में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, अब भी इतना क्लियर नहीं है, और आपकी बुक में ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप इसमें देखना कि ये तो बैठे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, और ये सारे की सारे कौन है, ये है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ये सारे मिलकर चर्चा कर रहे हैं किसी नवनिर्मित बात पर, ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, है ना। अब हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में कि उनके अधिकार क्या होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, कौन सा अधिकार बताया मैंने आपको, कि वो मंत्रिपरिषद की बैठक वगैरह लेता है। नेक्स्ट है विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है, सारे मंत्री उसके नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण करता है, ठीक है, यानी कि वो बताता है कि किसको क्या काम करना है, कैबिनेट को, ठीक है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करना भी का भी अधिकार होता है, और उन 25 में से कोई ऐसा है कि वो अलग ही चल रहा है, ठीक है, उन 24 की बात नहीं मानना, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना, तो उनसे अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। कई बार प्रधानमंत्री कहते हैं चलो निकलो तुम, तुम्हारी जगह हम दूसरे को बैठा लेंगे, 545 में से कोई एक और उठा लेंगे, जिसका मन जो अच्छा काम कर, हमें लग रहा है कि अच्छा काम करेगा उसमें से निकाल लेंगे और तुम्हें हटा देंगे, ठीक है। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर मामले में सारे लोग सहमति रहते हैं, उन्हें पता है भाई पद से हट जाएंगे तो हमारी लाल बत्ती की गाड़ी भी चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण करता है और पुनः वितरण भी करता है, उसे
किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। वह प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देती है। ठीक है, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, जिसने अपॉइंटमेंट करा है उनका एक तरह से क्या है, वो उसके हेल्पर है, प्रधानमंत्री के हेल्पर है, वो 25 की 25 लोग या सारे मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं, मंत्रिपरिषद में जितने भी लोग हैं, वो सब कौन है, वो सब कहीं ना कहीं किसके हेल्पर है, प्रधानमंत्री के हेल्पर है। तो जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो फिर वो हेल्पर किसकी चमचागिरी करेंगे या किसके लिए काम करेंगे। ठीक है, चमचागिरी, सॉरी मेरे को ऐसा शब्द नहीं यूज करना चाहिए था। बहुत सम्मानजनक लोग हैं, इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो ये अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो वो किसके लिए काम करेंगे, तो फिर उनको भी इस्तीफा लेना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें, मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्रियों के पास ही बहुत सारे अधिकार सीमित रखने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि वह जनता पर बहुत अधिक प्रभाव क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी भी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही भी निर्भर करता है, और ये भी निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री ऐसा है कि भैया तुम बताओ क्या काम करें, तुम बताओ क्या काम करें, और एक प्रधानमंत्री ऐसा है कि मैंने डिसाइड कर लिया है काम ऐसे होएगा, अब तुम 25 की 25 सिग्नेचर कर दो चुपचाप। ठीक है, अब वो 25 की 25 बेचारे सिग्नेचर करना है कि जो बोल रहा है मान लो, नहीं तो हटा देगा पद से, है ना। तो उसके दबाव में काम करता है। तो मेन जो फैसले ले रहा है वो कौन ले रहा है, प्रधानमंत्री ले रहा है। तो डिपेंड करता है वो व्यक्ति कैसा है। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं, हाँ जी तुम बताओ सबकी मान के फिर सोच समझ कर विचार करता है कि इसने ये बात कही, इसकी बात ठीक है या उसकी बात ठीक है, कैसे फैसले लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फैसला लेता है। और कई लोग क्या होते हैं कि हमने बोल दिया अंतिम है। ठीक है, ऐसी ही थी हमारी इंदिरा गांधी जी, जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है और अपनी चलाती थी। बहुत सारी फैसले सही भी लिए, गलत भी लिए। ठीक है, काफी सारी देखो, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, सब में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। उसी तरह से इंदिरा गांधी का भी रहा। कुछ फैसले उन्होंने बहुत अच्छे लिए देश के लिए, कुछ फैसले उन्होंने गलत भी लिए। ठीक है, तो लेकिन वो चलाती अपनी थी, ये बात श्योर है कि मंत्रिमंडल की तो वो नहीं मानती थी, मंत्रिमंडल की, राष्ट्रपति की, किसी और की नहीं मानती थी, वो अपनी ही चलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता। गठबंधन की सरकार क्या है, देखो एक बार मैं और आपको रिपीट करा देती हूँ। जीतने हमारे यहाँ जीतने के लिए लगभग 270 के आसपास वोटों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, लगभग कितने वोट की आवश्यकता पड़ती है हमें, मतलब किसी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए 270 वोट चाहिए। ठीक है, अब 200 मान लो बीजेपी लेके आई 150 वोट, अब कितने वोट कम है, जितने वोट कम है वो दूसरी पार्टी से ले लेंगे। ठीक है, एक और पार्टी को उन्होंने मिला लिया जिसके लोग जीत के आए हैं 50, तो 200 हो गए। अब कितने की जरूरत और है, 70 की और है। एक और पार्टी के कुछ लोगों को मिला लिए तो बन गए 70, तो कितने हो गए, सारे मिलके हो गए 270। अब ये तीन पार्टी के लोग हैं। ठीक है, इन्होंने किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको बना दिया, उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को ही ले लो। ठीक है, इनको बना दिया। अब नरेंद्र मोदी जी को इन सब की बात माननी पड़ेगी, ए पार्टी की भी माननी पड़ेगी, बी पार्टी के जो इतने सांसद आए इसकी भी माननी पड़ेगी, और सी पार्टी के सांसदों की भी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो ये क्या करेंगे, लिखित में चले जाएंगे। लिखित में मतलब लिख के दे देंगे कि हम मोदी सरकार के साथ नहीं है। 70 लोग गए, अब कम से कम सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, 270। 70 लोग चले गए, 200 रह गए। राष्ट्रपति जी कहेंगे भाई संविधान के अकॉर्डिंग 270 लोग तुमसे राजी रहने चाहिए। 270 लोगों को ये विश्वास रहना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा प्रधानमंत्री है, सही है, तो भैया तुम पद से हटो। अब फिर दोबारा गठबंधन होएगा किसी और के साथ, या फिर वो बाकी के लोग मिल जाएंगे, इन 150 को अलग कर देंगे कि चलो भाई हम छोटी छोटी सारी पार्टी मिल जा रहे हैं। तो गठबंधन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाए, यानी कि दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर ये डिसाइड करें कि ठीक है हम मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर जनता का भला करेंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है, एक अकेली पार्टी जीत के आ जाती है 270 वोट। ठीक है, या तो अकेली पार्टी 270 जीत के आ जाए, या फिर अगर एक अकेली पार्टी ना जीत के आए तो कई सारी पार्टियां अलग अलग जीत के आती हैं, तो फिर वो आपस में कह देते हैं कि चलो भाई हम लोग फ्रेंडशिप में काम करेंगे, तुम हमारी दोस्त बन जाओ। ठीक है, तो तुम हम सब मिलके कितने हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे, तो हमारी सरकार बन जाएगी। ठीक है, फिर उसमें कई बार क्या होता है वो ये भी कर लेते हैं
कि ए वाले की वोट ज्यादा थी, मान लो 150 लेके आया था, तो ए वाला रहेगा 3 साल, ठीक है, और बी वाले की 50 थी, तो इसको भी बना देंगे 1 साल के लिए, है ना। अभी देखो 4 हो गई, अब एक आदमी 70 लेके आया था, तो 1 साल के लिए उसको बना देंगे, तो 3 प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कई बार ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, कि भाई जिसके ज्यादा है, तुम लोग एक प्रधानमंत्री बनाओगे, वो 3 साल चलेगा, फिर ये प्रधानमंत्री बनाएंगे 1 साल चलेगा, फिर ये प्रधानमंत्री बनाएंगे 1 साल चलेगा, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, और हुआ भी है कई बार, ठीक है, ऐसे मुख्यमंत्री भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी, कि कोई एक पार्टी के इतने सदस्य नहीं जीत के आते, तो फिर वो ऐसे मिल मिल के काम कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे गठबंधन की सरकार क्या होती है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिल जाए, और वो जितनी वोट चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए उतनी वोट इकट्ठा करें। वोट कितनी चाहिए? 270 चाहिए ही चाहिए, शायद 270 या 72 कुछ ऐसा ही है, ठीक है। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन या साझेदारी की। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचार और स्थितियों को भी देखना होता है, ठीक है। आखिर उन्हें उनके समर्थन के आधार पर ही सरकार टिकी होती है। यानी किसको देखना पड़ता है? ये सब देखना पड़ता है प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्रियों को अपने उन सभी सदस्यों की बात को रखना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि वो सभी लोग अगर अपना समर्थन हटा लेंगे तो इसकी सरकार चली जाएगी प्रधानमंत्री की। तो इसलिए प्रधानमंत्री उन सबको साथ लेकर चलता है, ठीक है। और अगर गठबंधन की सरकार हो तो गठबंधन वाले लोगों को, ठीक है, जितनी भी पार्टियों के साथ उसका गठबंधन होता है, उन सभी पार्टियों के सांसदों को साथ लेकर चलना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है, ठीक है। ये तो बात हो गई कार्यपालिका में, ठीक है। हम कार्यपालिका वाला टॉपिक कर रहे हैं ना। देखो हम क्या कर रहे थे? कार्यपालिका। एक मिनट, एक मिनट, आने वाला है। हम देख रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमने देखा है अभी प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। ये सब हमने किसके बारे में देखा था? ये सब हमने प्रधानमंत्री के बारे में देखा था, ठीक है, प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में देखा था कार्यपालिका में। अब देखो दूसरा फेज जो हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का क्या काम होता है कार्यपालिका में, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति किस तरह से काम करता है देश के लिए, वो हम देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति भी क्या है? कार्यपालिका का अंग है। जिस तरह से राष्ट्रपति विधायिका का अंग है, यानी कि संसद का अंग है, उसी तरह से राष्ट्रपति विधायिका के साथ साथ, यानी कि संसद के साथ साथ किसका अंग है? कार्यपालिका का भी अंग है, ठीक है। उसी तरह से प्रधानमंत्री भी संसद का भी अंग है वो, और इसका भी अंग है कार्यपालिका का भी, ठीक है। राष्ट्रपति के विषय में क्या लिखा है वो देखते हैं। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख हो गया? सरकार का। सरकार कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री, ठीक है। यानी कि संसद में जो कार्रवाई चल रही है, उसको सारे सारे का होल्ड किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं राष्ट्रपति जी। आप बोलेंगे कि सारा काम तो संसद में प्रधानमंत्री कर रहा था, फिर राष्ट्रपति के लिए छोड़ा ही क्या है? बस सिग्नेचर करने का ही तो काम है। नहीं, राष्ट्रपति के बहुत सारे काम है, अभी हम उन कामों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकृत अधिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके, ठीक है। वो सबके साथ मिलजुल कर काम करता है, चाहे सत्ता की पार्टी के लोग हों या बिना सत्ता की पार्टी के लोग हों। कोई भी राजनीतिक संस्था है वो सबके साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि उसको तो पूरा देश संभालना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, यानी कि किसी भी तरह के कोई चुनाव नहीं होते हैं इस तरह के जिनमें जनता जाए और राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट डाल के आए, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव का एक अलग तरीका है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो राष्ट्रपति के चुनाव का क्या तरीका है, यहाँ पर दिया हुआ है। संसद सदस्य, यानी कि संसद के जितने भी सांसद हैं, वो लोग वोट डालेंगे राष्ट्रपति को, और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं, यानी कि सांसद और एमएलए, ठीक है। राज्य की विधायिका के जो लोग होते हैं, राज्य की जो विधानसभा के लोग होते हैं, वो वोट डालेंगे राष्ट्रपति को, और देश की जो संसद है उसके जो सदस्य हैं वो वोट डालेंगे किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। पद के प्रत्यक्ष रूप को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इसमें भी क्या होता है, सबसे जैसे 2-3 लोग राष्ट्रपति के लिए खड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट जिसकी होंगी वही आदमी जीतेगा। तो इसमें पूरी पूरी संभावना उसी व्यक्ति की जीतने की होती है जिस पार्टी के प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा सदस्य है ना वोट डालने के लिए। तो जब वोट डलेगी तो वो उसी प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा उसको ही वोट वोट डालेंगे, उसके सारे कैबिनेट मंत्री और जितने भी वो मंत्री वगैरह हैं,
ठीक है, दूसरे लोग भी डालते हैं, लेकिन वो तो सारे एक साथ डालेंगे ना इधर वोट, तो वही आदमी जीतेगा जो प्रधानमंत्री का आदमी होगा, या प्रधानमंत्री की जिससे दोस्ती होगी, या प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। कुछ परसेंट, कई बार ऐसा भी हुआ है कि दूसरी पार्टी का भी राष्ट्रपति बने हैं। उसमें क्या होता है कि अगर इधर वाले कम, कुछ लोग इधर वाले यानी कि सत्ता पक्ष वाले यानी कि प्रधानमंत्री की पार्टी वाले अगर वोट ना डालें इसको, राष्ट्रपति को, तो दूसरी पार्टी के ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं, इधर के भी वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वोट तो सब डालते हैं ना। और जब वोट डालते हैं तो पता थोड़ी चलता है। ठीक है, वो तो बिल्कुल गोपनीय होता है चुनाव, कोई सा भी चुनाव हो भारत में बिल्कुल गोपनीय होता है, पता ही नहीं चलता किसने किसको वोट डाला। तो कई बार राष्ट्रपति अच्छा आदमी हो तो दूसरी पार्टी के भी लोग वोट डाल देते हैं। ठीक है, और वैसे ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, मनोनीत हो जाता है, यानी कि पहले से पहले ही घोषणा हो जाती है कि भाई इतने लोग हैं, हम लोग इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो वही बन जाते हैं। सामने वाला देख के ही समझ जाता है कि अगर मैं खड़ा भी हो जाऊं, ठीक है, चुनाव के लिए पैसे भी खर्च करूं, तो ये लोग मुझे राष्ट्रपति बनाएंगे नहीं, तो फालतू में क्यों खर्चा करना, आराम से घर बैठो, जो बन रहा है उसको बन जाने दो। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं का सांसद है, उसने चुनाव तो लड़ा है। प्रधानमंत्री के पास दो पद है। ठीक है, पहला पद क्या है, पहला पद ये है कि वो सांसद है, आप लोगों ने उसे वोट डालकर चुना है। दूसरा पद कौन सा है, दूसरा पद है कि जो लोग 545 545 लोग जो जीत के आए वो भी उसको वोट डालेंगे और उसको एक और पद मिल जाएगा, तो इसके पास कितने पद होते हैं, दो। जबकि राष्ट्रपति कहीं भी जनता से वोट नहीं लेता है डायरेक्ट। ठीक है, उसको विधायक और वो वोट देते हैं। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। ठीक है, ज्यादा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। देखो, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति काम क्या करता है, आप कहेंगे मैडम फिर राष्ट्रपति का क्या काम है, आगे इसमें लिखा हुआ भी है ये सारी चीजें, बस एक बारी मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। जितने भी बड़े बड़े पद हैं जिनकी नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, जैसे कैग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट का जो मुख्य जज है वो, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बड़े बड़े पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के हाथ से दिए जाते हैं। विदेश से कुछ भी सामान खरीदना है या विदेश को कुछ भी सामान बेचना है, वो सब जब तक नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे। हर चीज पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर हम किसी देश से कोई सामान खरीद रहे हैं तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं होगा उस एग्रीमेंट पर, उस एग्रीमेंट पर हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम होगा। राष्ट्रपति ही खरीदेगा, उस मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही सामान खरीदा जाएगा, उसके नाम से ही बेचा जाएगा। और जब तक वो सारा काम कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना करे। ठीक है, हर चीज पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। विदेश से कुछ भी हम लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी अगर झगड़ा हो जाए, जैसे आप दो देशों का झगड़ा हो जाए, तो सुलह करने के लिए भी क्या होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, वो लिखित में देंगे कि भाई ठीक है, हम दोनों के बीच आपस में रफे दफे हो गई था। ठीक है, तो जो बड़े फैसले हैं विदेशों से या अपने देश में भी जो बड़ी चीजें हैं वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। देखो यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में यही बात लागू होती है कि अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो राष्ट्रपति ना कर सके। ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी सरकारी गतिविधियां, सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। कौन सी गतिविधियां, जो बाहर से सामान खरीदना है, कुछ भी करना है। ठीक है, अगर हमारी टीम कुछ भी जीत के आती है तो क्या किसका नाम लिया जाएगा कि भाई उस देश के लोग हैं। ऐसा तो नहीं होएगा कि उस सरकार की तरफ से खेलने आए, नहीं, भारत का ही नाम आएगा ना उसमें। तो उसी तरह से हम बाहर से कुछ भी काम करते हैं तो किसका नाम आता है, राजा का। राजा कौन है, राष्ट्रपति है हमारे देश का। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से होते हैं, किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, जो भी कानून बनेगा जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा जब तक कानून नहीं बनेगा। सरकार के प्रमुख फैसले भी कौन लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखो इसमें है, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। देखो ये प्रणब मुखर्जी हैं और ये प्रधानमंत्री, सॉरी सॉरी मैंने गलत नाम दे दिया, इनका नाम है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, नियुक्ति यही करते हैं, मंत्रियों की भी नियुक्ति यही करते हैं। ठीक है, ये एक चित्र है जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, देखो जनता ने वोट डाल के तुम्हें जिता दिया, एक अलग बात है, लेकिन उससे क्या है, बहुमत मिलने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे और कोई भी पद पर नहीं बैठ जाओगे, सांसद नहीं बन जाओगे। सांसद या प्रधानमंत्री आप कब बनोगे, जब आपकी इस तरह से शपथ होगी। ठीक है, और इस शपथ में क्या होता है, इस शपथ में होता है कि हम पूरी निष्ठा से, पूरी धर्म के अनुसार,
और लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। इस तरह से कुछ अच्छी-अच्छी लाइनें होती हैं। अब कोई-कोई उनको फॉलो भी करता है, कोई-कोई नहीं भी करता है। भई वो तो उसके मन की बात है ना, कि वो जनता के प्रति कितना समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयुक्तों की अभी पिछले चैप्टर में मैंने चुनाव आयोग पढ़ाया था, तो उनके जो बड़े नेता होते हैं या सॉरी अधिकारी होते हैं, वो सॉरी अध्यक्ष होते हैं, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है और दूसरे देशों में राजदूतों की भी नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते यानी कि किसी के साथ किसी देश के साथ झगड़ा हो जाए या कोई डील वगैरह करनी है तो किसके नाम पर होगी? राष्ट्रपति के नाम पर होगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते इसी के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है। अगर हम बात करें कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है, कौन-कौन सी तीनों सेना? हमारे पास 3 सेनाएँ। पहली सेना है हमारी थल सेना, यानी कि जो बॉर्डर पे खड़ी है, ठीक है? जो बॉर्डर पे खड़ी है, ज़मीन पे खड़ी है, उसको बोलते हैं थल सेना। दूसरी हमारी सेना है वायु सेना, यानी कि जो प्लेन से कहीं भी हमला करने के लिए सक्षम है, ठीक है? हमारी किसी भी देश से लड़ाई हो जाती है, तो एक मोर्चा तो सँभालेगी वो जिनके हाथ में गन है, ठीक है? जो बड़े-बड़े टैंक चला रहे हैं। दूसरा मोर्चा कौन सँभालेगा? हवाई हवाई हमले होंगे, ठीक है? प्लेन से बम गिरा देंगे इधर-उधर, है ना? और अगर कोई ऐसा देश है जहाँ हमारी समुद्री सेना भी काम करे, तो उसके लिए हमने जल सेना भी रख रखी है, ठीक है? जो सफ़ेद कपड़ों में होती है, जल सेना, ठीक है? तो जल सेना हमारी कब काम आएगी? जो देश अगर उन देशों से हमारी लड़ाई हो जाए जो जिनकी सीमा हम जल से मिलती है, उनमें जैसे श्रीलंका में पहुँचानी है, पाकिस्तान में पहुँचानी है सेना, अफ्रीका के किसी देश में पहुँचानी है सेना, ठीक है? इधर इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया कहीं सेना पहुँचानी है, तो वो पानी से भी जा सकती है, ठीक है? पानी से भी युद्ध कर सकती है जाके, ठीक है? और हवाई हमले तो कर ही सकती है, हवाई हमले तो कहीं भी किए जा सकते हैं। फिर वहाँ थल सेना काम नहीं आती है, जैसे मालदीव्स में के साथ या कोई और देश है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी है, ठीक है? तो वहाँ थल सेना चल के तो जाएगी नहीं, तो वहाँ कौन-सी सेना काम आएगी? वायु सेना काम आएगी और वहाँ जल सेना काम आएगी, ठीक है? तो हर सेना की अलग-अलग चीज़ें हैं। अब जैसे पाकिस्तान में हमें युद्ध करना है, तो जल सेना भी चलेगी, थल सेना भी चलेगी, वायु सेना भी, तीनों चलेंगी क्योंकि वो जल से भी मिला हुआ है पाकिस्तान हमसे, ठीक है? अगर चाइना से हमें युद्ध करना है, तो हमें हमारी जल सेना नहीं जाएगी क्योंकि जल से तो वो कहीं से लगा हुआ नहीं है, तो कौन-सी सेना जाएगी हमारी वहाँ? वायु सेना जाएगी और थल सेना जाएगी, ठीक है? तो ये जो तीनों सेनाएँ हैं, इनका भी तो कोई मालिक होएगा ना, है ना? हर किसी का मालिक होता है हमारे देश में, राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी हर पोस्ट के ऊपर कोई ना कोई होता है, बस राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं होता। तो उन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब लिखित में देंगे कि हाँ, सेना को खुली छूट है, लड़ाई करो, ठीक है? दुश्मन का जवाब दो, ठीक है? ऐसे यहाँ मोर्चा सँभालो और जो हमारा स्थान घेर लिया या कुछ भी हमारे साथ कोई भी दिक्कत हो रही है, तो करो। जैसे ही वो आदेश देंगे, वैसे ही सेना तैयार रहेंगी और फायर शुरू, ठीक है? तो कभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ होता है तो पहले अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति से ही, ठीक है? राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति मेनली क्या देखते हैं? देश का हित देखते हैं, देश का हित किसमें है और फिर वो क्या करते हैं कोई भी बड़ा काम करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लड़ाई हो रही है कहीं किसी देश से, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये तीनों सेना के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमें परमिशन दो, हमें लड़ाई करनी है तो हाँ, देनी है परमिशन, नहीं देनी है, क्या करें? मतलब एक अकेला आदमी नहीं सोच पा रहा है। तो वो किससे सलाह लेगा? वो लेगा मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद में कौन था? प्रधानमंत्री था और उसके कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है? और कुछ और मंत्री थे। तो उन सभी मंत्रियों की बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति और चर्चा करेंगे बैठ के कि ये चीज़ कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। अगर हमला करना है तो दिन में करना है कि रात में करना है, कब करना ठीक है, कैसे करना ठीक है, ये सारा विचार-विमर्श होएगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी सेना को आदेश देंगे कि ठीक है भई, फाइनल तुम करना ये काम शुरू करो, ठीक है? और फिर सेना आपस में डिस्कस करेगी कि पहले कौन फायर करेगा, ठीक है? पहले वायु सेना करेगी या पहले जल सेना करेगी, पहले थल सेना करेगी, ठीक है? इसी तरह की बैठकें बहुत तेज़ गति से हुई थी, कब? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है? तो कैबिनेट भी के मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, फिर राष्ट्रपति के पास वो सारी चीज़ें भेजी गई कि देखो जी ऐसे-ऐसे घटना हो रही है, तो अब जल्दी में हमें वहाँ फायर करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर इनकी अनुमति से काम स्टार्ट हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि राष्ट्रपति के हाथ में कुछ नहीं है, राष्ट्रपति के हाथ में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी चीज़ें राष्ट्रपति के हाथ में, बिल्कुल वैसे ही हैं राष्ट्रपति जैसे आपके घर में बाबा होते हैं। सारा काम बाबा नहीं करते हैं, ठीक है? बाबा अपनी खाट पे बैठे रहते हैं या फिर सोफ़ा पे या बेड पर रहते हैं, बैठ के आराम से, ठीक है? रिटायर हैं तो बिल्कुल आराम से रहते हैं, सुबह को पार्क-वार्क घूमे, नहाए-धोए, खाए-पिए ऐसे, ठीक है? ज़्यादा टेंशन-वेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, कहीं शादी-विवाह करना है, कोई प्लॉट खरीदना है, ठीक है? कहीं किसी के यहाँ शादी में जाना है,
कभी भी कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा तो फिर सीधे बाबा से पूछा जाता है, ना कि पापा से। ठीक है, पापा कौन से फैसले लेते हैं? छोटे मोटे। ठीक है, रोजमर्रा के फैसले लेते हैं पापा। बड़े बड़े फैसले किससे पूछे जाते हैं? बाबा से। ठीक है, बाबा से पूछी जाएगी कि भाई उसके यहाँ शादी का कार्ड आया, कितने लोग जाए, कैसा करना चाहिए। तो बड़े बड़े फैसले कौन लेगा? बाबा। तो हमारे देश के बाबा कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद में कौन है? कैबिनेट के मंत्री हैं और प्रभार अन्य प्रभार वाले अन्य प्रभार वाले मंत्री हैं और इसमें प्रधानमंत्री है। ठीक है, इन सबसे सलाह लेगा और प्रधान राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह के अनुसार पुनः विचार करने के लिए भी कह सकता है। कई बार राष्ट्रपति को बात अच्छी नहीं लग रही कि भाई कैबिनेट वाले ठीक से बात नहीं बता रहे और युद्ध टाला जा सकता है, या कोई भी सब्जेक्ट पे बात हो रही है यहाँ पर, कहीं सामान खरीदना बेचना है उसके ऊपर बात हो रही है, अगर उनको ठीक ना लगे राष्ट्रपति तो दोबारा कह सकते हैं कि भाई दोबारा विचार करो, इस बात के ऊपर हमें कुछ ठीक सी नहीं जमी। ठीक है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिली है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार सांसदों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वह कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, वह विधेयक पर पुनः विचार के लिए उसे संसद द्वारा भेज सकते हैं। यानी कि कोई कानून बनाकर संसद ने भेज दिया और राष्ट्रपति जी से कहा जी सिग्नेचर कर दो, हमने आपस में डिस्कस कर लिया है, ये कानून बिल्कुल सही है। जैसे 27% आरक्षण की बात चल रही है इस चैप्टर में, तो उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण पे हमने चर्चा कर लिया, सब कुछ कर लिया है, तुम इसको ओके करके भेज दो। अगर राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई ये बात तो वो दोबारा कहेंगे कि भाई ये कागज लेके जाओ, दोबारा विचार करो, इसमें ये कमियां, इन कमियों को सुधार लो। ठीक है, दोबारा भेज दिया, दोबारा भी नहीं मान रहे वो, या संशोधन करके भेज दिया तो ठीक है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, अगर फिर भी राष्ट्रपति को लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो राष्ट्रपति हाँ करेंगे, ना करेंगे, जेब में रख लेंगे चुपचाप। ठीक है, और आराम से 1-2 साल जेब में रख के घूमते रहेंगे कि भैया हम अभी सिग्नेचर करेंगे, सुबह सिग्नेचर करेंगे, रात को सिग्नेचर करेंगे, कल करेंगे, परसों शादी में जाना है उसके आके करेंगे, ऐसे करके टाल मटोल करते रहेंगे और कोई जवाब नहीं देंगे। 1-2 बार ऐसा भारत में हुआ है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो चांस होते हैं, 99% चांस होते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानते हैं। अब मानते क्यों है? उसका भी एक कारण है। राष्ट्रपति को वोट किसने दी है? मंत्रिपरिषद ने। राष्ट्रपति को वोट किसने, किन लोगों ने दी होंगी? उन्हीं लोगों ने ज्यादा वोट दी होंगी जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है और जिस पार्टी के कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, उन्हीं ने दी होंगी ज्यादा वोट। तो ये राष्ट्रपति भी बेचारे उस हिसाब से ही काम करते हैं कि बुढ़ापे में क्यों अपनी बेइज्जती कराई। जैसे कह रहे हैं वैसे मान लो फालतू में पद से हटा देंगे, है ना, प्रस्ताव लेके आ जाएंगे कि हम तो समर्थन नहीं दे रहे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति गलत गलत काम कर रहे हैं तो इनका समर्थन हटा लो। वैसे नहीं, अरे भाई क्या गड़बड़ हो गई। वैसे ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ठीक है, मैं आपको जैसा कि बता ही रही थी, हाँ अब हो गया ठीक। मैं आपको बता रही थी कि लगभग 99% केसेस में क्या होता है, 99% केसेस में होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की बात को मानते हैं। ठीक है, जैसे मंत्रिपरिषद कह रही है वैसे मान लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, 1% ऐसा हो सकता है, क्योंकि अधिकार है उनके पास कि वो किसी बात को माने, किसी भी व्यक्ति की या ना माने। व्यक्ति मतलब संसद की या मंत्रिपरिषद की बात माने या ना माने, राष्ट्रपति की अपनी इच्छा है। ठीक है, ये उनको बहुत ज्यादा बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन वही दबाव वाली बात मैंने बोला कि इनडायरेक्टली क्या दबाव रहता है, इनडायरेक्टली ये दबाव रहता है, वोट किसने दी है? वोट मंत्रिपरिषद ने दी है। ठीक है, उस पार्टी के विधायक सांसदों ने दी है, उस पार्टी के प्रधानमंत्री ने दी है। तो भाई अगर ये इनकी बात नहीं मानेंगे तो पद से हटा देंगे, अप्रस्ताव लाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए ज्यादातर बुढ़े आदमी होते हैं ये राष्ट्रपति जी, तो उनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं, किसको? कानून को, उस पर सिग्नेचर ना करने। वह विधेयक पर पुनः विचार के लिए भी उसे संसद को दोबारा भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद चाहे तो विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि सब कुछ उसे मंत्रिपरिषद से भी पूछना पड़ेगा? एक महत्वपूर्ण चीज है कि उसे विवेक से करना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो अपने विवेक से करता है। ठीक है, जब कोई भी पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, तो उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का गठबंधन, देखो ये पूरा क्या है मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जीतने के लिए लगभग 270-72 सीट चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उसमें सबकी अलग अलग आ गई, मान लो ए पार्टी की 150 आ गई, ठीक है, बी पार्टी की कुछ आ गई,
ठीक है, बी पार्टी की मैंने बताई थी 50 आ गई, ठीक है, सी पार्टी की आ गई 70 आ गई। अब ना तो ये इनमें मिलने को तैयार है, ये दोनों मिलके बना नहीं सकते, ना ये इसमें मिलने के लिए तैयार है, और भी डी पार्टी की भी कुछ वोट है, ई पार्टी की भी कुछ वोट है। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियां होती हैं, उन सबकी कुछ कुछ वोट है। अब कोई भी 2-3 मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो राष्ट्रपति जी यहाँ अपना बड़प्पन दिखाकर, ठीक है, अपने राष्ट्र का दादा बनकर दादा मतलब आपके घर में जो दादाजी होते हैं ना, जब सब में लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, सबसे कहते हैं भाई शांति करो, परिवार के लोग हैं, आराम से मिल बांट कर रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना परिवार में लड़ाई झगड़े करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति जी कहते हैं कि आ जाओ भाई, साथ में मिलकर बैठकर बात करते हैं, 2-3 पार्टी एक साथ समझौता कर लो और सरकार बना लो, ठीक है, क्योंकि चुनाव दोबारा कराने का कोई लॉजिक नहीं है, दोबारा चुनाव होंगे तो फिर जनता का पैसा खर्च होगा दोबारा, तो आपस में तुम लोग समझौता कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, 2-3 पार्टी एक साथ, 2-3 पार्टियों को एक साथ मिलाने की कोशिश कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, फिर लोकसभा लोकसभा का गठन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है, देखो मैं इसमें समझाती हूँ आपको। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, बहुमत माने कि इतने वोट नहीं है, कितने 270 के लगभग नहीं है जो वो जीत जाए, मतलब अपनी सरकार बना सके, तो क्या होगा, तो वह ऐसे नेताओं को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे किसी आदमी को उठाते हैं राष्ट्रपति जी, जो 1-2 पार्टियों को अपने साथ लेकर सरकार बना सके। मामले में राष्ट्रपति नवनिर्मित प्रधानमंत्री एक समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये आदमी ऐसा है कि ये सबको साथ लेके चल सकता है, और उससे कह देते हैं भाई 2-3 पार्टी ऐसी मिला लो अपने साथ ताकि तुम्हारी सरकार बन सके, ठीक है। ज्यादातर जो राष्ट्रपति होते हैं वो निष्पक्ष ही काम करते हैं। जो राष्ट्रपति का पद है हमारे देश में, ठीक है, वो कैसा पद है, वो एक सम्मानजनक और बड़ा ही पवित्र है। वहां तक करप्शन का आप सोचना भी मत, मतलब उस पद पर जो बैठता है व्यक्ति, जो भी बैठता है व्यक्ति, उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, उसने देश के लिए कुछ अपना योगदान दिया होता है, ठीक है। पुराने कितने भी आप उठा कर देख लीजिए राष्ट्रपति, उनके नाम से कहीं कोई घोटाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं कोई उनके बारे में आपको नेगेटिव चीजें नहीं पता चलेगी, क्योंकि वहां पर उसी व्यक्ति को बैठाया जाता है, ठीक है। लोगों को पता होता है कि कौन देश में ईमानदार है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू है, और भी बहुत सारे राष्ट्रपति रहे हैं, जैसे रामनाथ कोविंद के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो बहुत, जैसे प्रणब मुखर्जी थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पूरे जिंदगी ईमानदारी से देश के लिए अपना योगदान दिया है, अपने आप को समर्पित रखा है देश के प्रति, उनको ही राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति ज्यादातर निष्पक्ष होकर काम करते हैं, ठीक है, और बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के राष्ट्रपति बना दिया जाता है, उनको अनुभव रहा होता है देश को चलाने का, कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में वो रहे होते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, आप लोगों को पता है, साइंटिस्ट थे। अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पहले वो विधायक भी रही हैं, और एक स्कूल में टीचर थी, बाद में उसी स्कूल में वो प्रिंसिपल भी बनी, ठीक है। झारखंड के किसी स्कूल की वो टीचर है थी, ठीक है, और वो विधायक भी रह चुकी है। तो एक वो चीज है कि एक ईमानदार और बहुत ही समर्पित महिला है वो, और ज्यादातर, ठीक है, एक नहीं, मैं हम बात कर रहे हैं ज्यादातर जो राष्ट्रपति रहे हैं भारत में, वो ऐसे ही रहे हैं, और ऐसे ही लोग राष्ट्रपति के पद पर आते हैं, ठीक है। चलो, ये भी अपनी अपनी चला रहा है, अब ये भी बोल रहा है कि छुट्टी कर दो जी, तो हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पार्ट 4, और पार्ट 4 में हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, और लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट पार्ट रहेगा। ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि संसद भी हमने इसी में समझी, संसद की बहुत सारी चीजें, राष्ट्रपति जी के बारे में हमने यही डिस्कस किया, तो थोड़ा सा ये लंबा हो गया, एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं है। लंबा पढ़ रहे हो तो चीजें ज्यादा खुल के आपके समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, 9th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी, आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। इसके पहले वाले पार्ट भी देख सकते हैं, और इसके बाद वाला 4th पार्ट भी देख सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों बुक मिलेंगी, ठीक है। और आपका कोई भी फ्रेंड 9th क्लास में पढ़ रहा है तो आप अपने उस फ्रेंड के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, उनको बता देना एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।